हेलो दोस्तों, आप लोगों का चहल एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। प्रत्येक दिन की तरह आज भी मैं आप लोगों के लिए ज्योग्राफी का सेशन लेकर के हाजिर हूँ। साथियों, जिस प्रकार से हम लोग बिहार की मिट्टी पढ़ रहे थे और हमने उत्तर बिहार की मिट्टियाँ और दक्षिण बिहार की मिट्टियाँ पढ़ लिया था, उसमें हमारा एक मिट्टी बच रहा था जो था दक्षिणी पठार की मिट्टियाँ। इसमें हमने आपको बताया था कि हमारे जो दक्षिणी पठार की मिट्टियाँ हैं वह मेजरली रूप से दो प्रकार की मिट्टियाँ हैं, जिसमें हमने पहला बताया था रेड एंड येलो सॉइल और दूसरा आपको बताया था रेड एंड येलो सॉइल ऑफ कैमूर रीजन्स। यानी कैमूर रीजन्स में जो रेड एंड येलो सॉइल्स है उस सॉइल्स के बारे में हमने आपको बताया था। तो यहाँ पर हम आपको बता दें कि जो हमारा यह बिहार है, बिहार के इस रीजन्स में जो मिट्टियाँ हैं, इसी मिट्टी को कहा जाता है सदर्न प्लेट्यू रीजन्स की मिट्टियाँ, यानी कि दक्षिणी पठारी क्षेत्र की मिट्टियाँ। इसमें मेनली रूप से जो पाया जाता है यहाँ है कैमूर और इसी के सटे हुए पार्ट में यहाँ पर है रोहतास। इन रोहतास कैमूर में जो मेनली रूप से मिट्टियाँ पाई जाती है जो कि रेड एंड सैंडी है। इसके अलावा इस पूरे रीजन्स में रेड एंड सैंडी सॉइल पाया जाता है। हम आपको यहाँ पर बता दें कि इस मिट्टी का रेड एंड सैंडी होने के पीछे रीजन है मेनली रूप से इसके पेरेंट रॉक्स का, यानी जो इसका जनक चट्टान है, जनक चट्टान के अनुसार ही किसी भी मिट्टी का कलर डिसाइड होता है। हमने शुरुआत क्लास में आपको यह बताया भी था कि जिस जगह पर आयरन की मात्रा ज़्यादा होगी उस जगह की मिट्टी का कलर लाल हो जाएगा। अर्थात यहाँ पर अगर लाल और बलुई मिट्टी मिल रही है, इसका मतलब है कि इस जगह पर जो चट्टानें हैं उसमें आयरन की मात्रा ज़्यादा है। ज़्यादा समय को ना लेते हुए हम लोग इस मिट्टी के विशेषताओं को देखते हैं कि इस मिट्टी में रेड एंड सैंडी सॉइल्स में क्या क्या विशेषताएं हैं और यहाँ क्या क्या पाया जाता है। जैसा कि शुरुआत पॉइंट है, अवशिष्ट मिट्टी है यह जो संकीर्ण दक्षिणी पठार में पाई जाती है और लाल और पीले रंग की होती है। अवशिष्ट मिट्टी का मतलब होता है सीधा सा कि वह मिट्टी जो काफ़ी पुराना हो, जिस पर कि वर्षा हो गया, तापमान हो गया, यानी सूरज का जो किरण है, ये सब एयर हो गया, ये सब मिलकर के इस मिट्टी के जो ओरिजिनल फॉर्म है उसको बदल दिया है। यानी कह रहे हैं कि जो मिट्टी ओरिजिनल फॉर्म में था वो मिट्टी चेंज होते होते उसका अवशिष्ट के रूप में बचा हुआ है। इसी प्रकार की यह एक मिट्टी है जो पूर्णतः अब अवशिष्ट के रूप में बची हुई है। ठीक उसी प्रकार दूसरा पॉइंट है कि दक्षिणी पठार की मिट्टियाँ दो प्रकार में विभाजित है। हमने शुरुआत में आपको यह बात बताया था कि जो दक्षिणी पठारी मिट्टियाँ हैं उसको भी बिहार एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने इसे दो प्रकार में बांटा था, एक रेड एंड येलो सॉइल और दूसरा है रेड एंड येलो सॉइल ऑफ कैमूर रीजन। अब हम लोग पहला देखते हैं कि लाल और पीली मृदा में क्या है। इन मृदा का निर्माण आग्नेय और रूपांतरित सेलों के विघटन से हुआ है। आपको यहाँ पर फिर हम बता दें कि जो आग्नेय चट्टान होता है, आग्नेय सेल होता है, वो होता क्या है कि जब ज्वालामुखी का उद्गार होता है तो ज्वालामुखी के उद्गार में जो फर्स्ट स्टेज ऑफ रॉक होता है जिसको कि मैग्मा बोलते हैं, कि जो पहला स्टेज होता है जो मैग्मा है वह जब ठंडा हो जाता है अर्थ पर आकर के, अर्थ के सरफेस पर आकर के, तो उसी को व्यापक रूप में या उसी को कॉमनली लावा बोला जाता है और उससे जो चट्टान का फॉर्मेशन होता है उसी चट्टान को आग्नेय चट्टान कहा जाता है। और रूपांतरित चट्टान क्या होता है कि जो आग्नेय चट्टान है उसमें वेदरिंग उसका होता है, इरोजन होता है और डिकम्पोजिशन होता है। इस सारी प्रक्रियाओं से जो गुजरने के बाद वह पूरी तरह से रूपांतरित चट्टान के रूप में बदल जाता है। दैट मीन्स कि हम कह सकते हैं कि कोई भी चट्टान जो है पहले आग्नेय स्टेज में होता है, यानी जब वह पृथ्वी के अंदर से मैग्मा के रूप में निकलता है और पृथ्वी के सरफेस पर बैठ जाता है तो वह लावा कहलाता है। और लावा होने के बाद अब उस पर सुबह सूरज की रोशनी पड़ेगी, शाम में फिर वह ठंडा हो जाएगा और फिर उस पर बारिश होगी, ओस पड़ेगा, फॉग जिसको बोलते हैं। ये सारी प्रक्रियाएं से ये चट्टान का रूपांतरण हो जाएगा, यानी कि यह चट्टान आग्नेय चट्टान अवसादी और अवसादी के बाद फिर वह रूपांतरण होकर के मुख्य रूप से जो मेटामॉर्फिक रॉक्स है उसमें बदल जाता है। कोई भी चट्टान कभी भी अपने पूर्ण रूप में नहीं रहता है, क्योंकि उस पर सुबह शाम सूरज देव
का जो सूर्य किरण है वो पड़ता रहता है, और उसका वहाँ का जलवायु, वहाँ ठंडा और गर्मी के अनुसार भी वो सारा चीज़ वहाँ का उस चट्टान की संरचनाओं को डिसाइड करता है। जैसे कि अगर हम बोलें तो कोई भी चीज़ गर्म होने के बाद फैलता है, नो डाउट कि कोई भी चीज़ को जब हम गर्म करते हैं तो फैलता है। ठीक उसी प्रकार चट्टान के साथ भी होता है। किसी भी जगह का चट्टान पर जब सूर्य की किरणें दिन भर पड़ती रहती है तो उस जगह पर हीट ज़्यादा हो जाता है, गर्मी ज़्यादा हो जाती है और वह चट्टान फैलता है, और फिर जब रात होता है तो वह चट्टान सिकुड़ता है। तो इस फैलने और सिकुड़न की क्रिया से कोई भी जो चट्टान है, कोई भी जो रॉक्स है, वह अपना स्ट्रक्चर चेंज कर लेता है, वह अपना फॉर्म चेंज कर लेता है। तो ठीक इसी प्रकार से जो यह लाल और पीली मृदा हमारी बनी हुई है, यह मेनली रूप से इग्नियस रॉक है, इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक से बना हुआ है। दूसरा देखते हैं, इस चट्टान में लोहे की उपस्थिति के कारण इनका रंग लाल होता है। हमने शुरुआत में ही बताया कि जिस चट्टान में, जिस रॉक्स में आयरन की मात्रा, लोहे की मात्रा अधिक होती है, वह चट्टान का कलर लाल हो जाता है। और यह जो मृदा है, यह जो मिट्टी है, यह कम उपजाऊ होती है और इसमें मुख्य प्रकार से मोटे फसल, जो मोटे अनाज होते हैं, वह हमें देखने को मिलता है। मोटे अनाज जैसे कि हो गया ज्वार बाजरा, जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसको कि मोटा अनाज के रूप में कंसीडर किया जाता है, उस प्रकार की फसलें यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। और इसमें दाल भी देखने को हमें मिलता है कि दाल की फसलें भी यहाँ पर पाई जाती है। फिर हम लोग देखें कि यह मिट्टी दक्षिणी बिहार के बांका, नवादा, गया, औरंगाबाद, जमुई और मुंगेर में पाई जाती है। यह जो मिट्टी है हमें बांका हो गया, मुंगेर हो गया, जमुई हो गया, औरंगाबाद हो गया, यानी कि जो पूरा का पूरा सॉदर्न प्लेट है, यानी सॉदर्न पार्ट है बिहार का, उस रीजन्स में हमें यह मिट्टी देखने को मिलती है। अब दूसरा एक मिट्टी है जिसका नाम है कैमूर हिल्स ऑफ लाल रेतीली मिट्टी, यानी कि रेड सैंडी सॉइल ऑफ कैमूर हिल्स। हमें पता है, हमने आपको शुरुआत में बताया था कि जो विंध्यन रेंज है, जो भारत को दो भागों में बांटती है, ऑलमोस्ट भारत को दो भागों में वो बांट देती है। एक हो जाता है नॉर्दर्न इंडिया और दूसरा हो जाता है सदर्न इंडिया। सदर्न इंडिया को ही हम लोग पेनिनसुलर इंडिया भी बोलते हैं, यानी प्रायद्वीपीय भारत भी बोलते हैं। तो वो जो ये जो हमारा विंध्यन रेंज था, यह विंध्यन रेंज मेनली रूप से भारत को दो भागों में बांट रहा है, और इसी विंध्यन रेंज का ईस्टर्न पार्ट, जो ईस्टर्न पार्ट है, वह हमारा सीधा यहाँ आकर के ईस्टर्न पार्ट बिहार में आ रहा है। और बिहार में उस पर्वत को, जो विंध्यन रेंज श्रेणी है, उसको ही कैमूर हिल्स के नाम से जाना जाता है। यानी कि सीधा अगर आपसे क्वेश्चंस पूछा जाए बीपीएससी के द्वारा कि बिहार में स्थापित या बिहार में पाया जाने वाला कैमूर हिल्स किसका पार्ट है, तो हमें सीधा बताना है कि बिहार में पाया जाने वाला जो कैमूर हिल्स है वह पार्ट है विंध्यन श्रेणी का, और विंध्यन श्रेणी पूरे भारत को दो भागों में बांटती है। तो इस पर जो मिट्टियाँ पाई जाती है, मेनली रूप से यह मिट्टी भी रेड एंड सैंडी सॉइल ही है। यह मिट्टी देखते हैं कि यह मिट्टी पश्चिम में कैमूर रेंज से, पूर्व में राजमहल पहाड़ी और उत्तर में छोटा नागपुर के पहाड़ी की उत्तरी मार्जिन क्षेत्रों में पाई जाती है। यानी कि पूरा का पूरा हम जान रहे हैं कि जो दक्षिणी पठारी भाग है, दक्षिणी पठारी के नीचे पूरा का पूरा छोटा नागपुर का पठार है। छोटा नागपुर जो कि राजमहल पहाड़ी और छोटा नागपुर पठार, पूरा का पूरा राजमहल भी हमारा झारखंड में लाइज करता है और छोटा नागपुर भी वहीं पे लाइज करता है। तो यह पूरा का पूरा जो क्षेत्र है, यह इसी उत्तरी मार्जिन यानी एक पतली सी पट्टी में वहाँ पर पाई जाती है। यह पीले लाल रंग की होती है और प्रकृति में अम्लीय होती है। यानी यह जो है यह भी पीले और लाल रंग की होती है और प्रकृति में इसकी जो प्रकृति होती है वह एसिडिक होती है। हमने शुरुआत में आपको बताया था कि कोई भी अगर सॉइल है और वह अगर एसिडिक प्रॉपर्टीज को दिखाता है तो वह सॉइल ज़्यादा उपजाऊ नहीं होगा। इसलिए अगर इस सॉइल को हमें बेहतर बनाना है यानी उपजाऊ बनाना है तो हमें इसमें लाइम यानी कि चूना हमें इसमें ऐड करना होगा। रेत की अधिक मात्रा इस मिट्टी की उर्वरता कम कर देती है और इस प्रकार ये इसमें केवल ज्वार बाजरा आदि फसलों के लिए ही यह उपयुक्त हो पाता है। हमने बताया कि जो रेत है यानी कि इसमें बालू की मात्रा, जैसा आप फिगर में देख भी रहे हैं कि इसमें छोटे छोटे कंकर बालू की मात्रा मैक्सिमम है और इसलिए शुरुआत में ही था कि इसमें मोटे अनाज की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि मोटे अनाज
यहाँ पर हो सकते हैं जिन अनाज को पानी की कम ज़रूरत हो, क्योंकि ये जो रेत वाले मिट्टी होते हैं इसमें पानी होल्ड करने की कैपेसिटी उतनी अधिक नहीं होती है। तो इसलिए इस मिट्टी में मेनली रूप से हमें बाजरा हो गया, ज्वार हो गया, ये सारी की सारी फसलें देखने को मिलती है। अब देखते हैं नेक्स्ट में हमें क्या, बस यहाँ पर हमारा यह जो सॉइल है, यह सॉइल सिस्टम कंप्लीट हो जाता है। बिहार में जितने भी प्रकार की मिट्टियाँ हैं ऑलमोस्ट हमने देखा कि 10-11 टाइप की मिट्टियाँ थी जो बिहार एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने जो बांट करके हमें दिखाया था। अब हम इसके बाद आप लोगों के लिए शुरू करेंगे रिवर सिस्टम ऑफ बिहार, यानी कि बिहार की नदियाँ। हम बता दें आपको कि बिहार एक ऐसा स्टेट है जहाँ नदियाँ बहुत सारी है। रिवर्स सिस्टम ऑफ बिहार, यानी कि बिहार में जो भी नदियां हैं उसका फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है, वह नदियां कहाँ से आती है, और जितनी भी मिट्टी हमने पढ़ा, हमने वो आपको बताया कि जो उत्तर बिहार की मिट्टियां थी वो सब के सब हिमालय से आने वाली नदियों के द्वारा ही उसका फॉर्मेशन किया गया था। वो सब की सब नदियों के द्वारा लाया गया अवसाद था जो कि उत्तर बिहार के मैदान में बिछा दिया गया था, जिसको हमने एलुवियल सॉइल, जलोढ़ मृदा के रूप में पढ़ा। तो अब हमारा जो पहला टॉपिक होगा रिवर सिस्टम ऑफ बिहार। हम आपको बता दें कि बिहार में रिवर का महत्व बहुत ज़्यादा है, और बिहार में अगर स्पेशली बोलें तो गंगा रिवर एक ऐसी रिवर है जो पवित्र नदियों में से एक मानी जाती है, और गंगा एक ऐसी नदियां है जो पूरे के पूरे बिहार को अगर हम देखें तो 2 भागों में बांटती है। ये बिहार के बीचों बीच जाती है, और अगर हम गंगा की स्पेशली बात करें तो गंगा निकलती है गंगोत्री ग्लेशियर से। नो डाउट कि हमने आपको शुरुआत में बताया भी था एक दिन कि 5 प्रयाग हैं, और पांचों प्रयाग मिलकर के जब इलाहाबाद से गंगा नीचे देव प्रयाग से आगे बढ़ती है तो यहाँ पर से उसको गंगा कहा जाता है। अगर हम शॉर्टली अगर थोड़ा सा देखें कि अगर कि गंगा वास्तव में कहाँ से आती है और कैसे गंगा बनती है, तो हम उसको देखने का कोशिश करते हैं। तो शुरुआत में हमें पता है कि जो गंगा है वह निकलती है उत्तराखंड के गौमुख ग्लेशियर से, और वहाँ पर बहुत सारे ग्लेशियर पाए जाते हैं। जैसे कि सबसे पहला ग्लेशियर है यहाँ पर, जैसा कि सबसे पहला ग्लेशियर है गंगोत्री। ये जो ग्लेशियर है गंगोत्री पहला ग्लेशियर है। इसके बाद इसी के सिमिलर दूसरा ग्लेशियर है जिसका नाम है खतलिंग ग्लेशियर, खतलिंग ग्लेशियर। और तीसरा आ जाता है जिसको कहते हैं चौड़ाबाड़ी ग्लेशियर। ये तीनों के तीनों ग्लेशियर हैं। इसके अलावा और भी ग्लेशियर हैं जिसमें पहला है सतोपत, और दूसरा आ जाता है कामे ग्लेशियर, और तीसरा है यहाँ पर नंदा देवी, और 4th ग्लेशियर हमारा है पिंडर ग्लेशियर। अब बता दें कि गंगा बनने से पहले मुख्य रूप से ये 7 के 7 ग्लेशियर हैं जिनसे छोटी छोटी नदियाँ निकलती है, और फिर यह सब नदियाँ मिल करके गंगा बनती है। अगर हम शुरुआत में देखें तो गंगोत्री ग्लेशियर से एक रिवर निकलती है जिसका नाम हो जाता है भागीरथी। आपने सुना भी होगा, इस रिवर का नाम है भागीरथी रिवर। और ये जो खतलिंग ग्लेशियर है, खतलिंग ग्लेशियर से एक रिवर निकलती है जिसका नाम है भिलंगना रिवर। और ये जिस पॉइंट पर मिलती है, जिस पॉइंट पर यह भागीरथी से मिलती है, इस पॉइंट पर ही टेहरी डैम है। इस पॉइंट पर ही हमें टेहरी डैम देखने को मिलता है। और इधर अगर हम चले तो देखिए ये सतोपत ग्लेशियर, कामे ग्लेशियर और नंदा देवी और पिंडारी ग्लेशियर है। तो सतोपत ग्लेशियर से एक रिवर निकलती है दैट इज कॉल्ड अलकनंदा। इस सतोपत ग्लेशियर से निकलने वाली नदी का नाम हो जाता है अलकनंदा नदी। और इस कामे ग्लेशियर से फिर एक नदी आती है जिसका नाम है विष्णु गंगा। और ये जिस पॉइंट पर मिलती है इस पॉइंट का नाम हो जाता है
विष्णु प्रयाग। इस पॉइंट का नाम है विष्णु प्रयाग। इस पॉइंट का नाम है विष्णु प्रयाग। ठीक इसी के सिमिलर में जो दूसरी ग्लेशियर है, इसका नाम है नंदा देवी, और इस नंदा देवी से एक नदी निकलती है, और यह नदी आकर के जिस पॉइंट पर अलकनंदा से मिलती है, उस पॉइंट का नाम हो जाता है नंद प्रयाग। नंद प्रयाग। और पिंडारी नदी, पिंडारी ग्लेशियर से एक नदी आती है, दैट इज कॉल्ड पिंडर रिवर। जो पिंडारी नदी है, यहाँ से एक ग्लेशियर आती है, इसको कहा जाता है, इस नदी का नाम है पिंडर नदी, पिंडर रिवर। और ये जिस जगह पर मिलती है, इस प्रयाग का नाम हो जाता है कर्णा प्रयाग, यानी कर्ण प्रयाग। फिर अब आगे की तरफ बढ़ती है गंगा यहाँ से, और ये जो चौड़ावारी ग्लेशियर है, इस चौड़ावारी ग्लेशियर से एक नदी आती है, और यह नदी आकर के अलकनंदा में मिलती है। और ये नदी जिस पॉइंट पर मिलती है, इस पॉइंट का नाम हो जाता है रुद्रप्रयाग, रुद्राप्रयाग। और ये जो नदी है, इस नदी का नाम है मंदाकिनी, मंदाकिनी, यानी मंदाकिनी रिवर हो गया ये। उसके बाद अलकनंदा हो गया, विष्णु प्रयाग हो गया। फिर ये जो नंदा देवी से रिवर आ रही है, इस रिवर का नाम है नंदाकिनी। और ये जिस पॉइंट पर मिलती है, इसका नाम है रुद्रप्रयाग। और इधर से जो हमारी नदियाँ, जो भागीरथी रिवर है, वह आती है, और वह जाकर के मिलती है अलकनंदा से। और ये जिस पॉइंट पर मिलती है, इस पॉइंट का ही नाम हो जाता है देवप्रयाग, देवप्रयाग, देवप्रयाग। और इसी देवप्रयाग के बाद से गंगा इंटर करती है मैदानी एरिया में, और यहीं से गंगा हो जाती है। इससे पहले देखिए, गंगा सबसे पहले गंगोत्री ग्लेशियर से जो निकलती है, वहाँ उसको भागीरथी नाम दिया जाता है। उसके बाद इसके पैरेलल में एक ग्लेशियर है, दैट इज खतलिंग ग्लेशियर। और खतलिंग ग्लेशियर से जो रिवर निकलती है, उसका नाम है भिलंगना रिवर। और भिलंगना भागीरथी से जिस पॉइंट पर मर्ज होती है, उस पॉइंट पर एक डैम का निर्माण होता है, दैट इज टेहरी डैम। और ठीक उसके पैरेलल में ही इधर सतोपथ, कामे और नंदा देवी और पिंडारी, ये सब ग्लेशियर मिलकर के देखिए 5 प्रयाग का निर्माण करता है। देव प्रयाग, रुद्र प्रयाग, कर्ण प्रयाग, नंद प्रयाग और विष्णु प्रयाग। इन 5 प्रयाग को इसलिए विशेष महत्व दिया जाता है, और इन 5 प्रयाग के कारण ही गंगा को भी हमारे देश में विशेष महत्व प्राप्त है। और यह गंगा बिहार में जब इंटर करती है, बिहार में आपको बता दें कि यह गंगा बिहार में बक्सर के चौसा के पास से इंटर करती है, और ऑलमोस्ट पूरे के पूरे बिहार को यह 2 भागों में बांटती है। और बहुत सारी उत्तर से आने वाली और दक्षिण से आने वाली नदियाँ गंगा की ट्रिब्यूटरी बिहार में आती है, और पूरे के पूरे बिहार के ड्रेनेज सिस्टम का निर्माण करती है। तो अब हम लोग चलें आगे, देखें कि बिहार में जो नदियाँ हैं उसका क्या पैटर्न है। तो शुरुआत में जब हम लोग देखते हैं कि जो बिहार की नदियाँ हैं, जो बिहार की नदियाँ हैं, यहाँ पर हम आपको एक बात और बता दें कि बिहार में जो नदियों का पैटर्न है, वो देखा जाए तो वो मेनली रूप से वृक्षाकार बोलते हैं उसको, डेंड्रियाटिक संरचना है, जिसमें कि इस प्रकार से नदियाँ, बहुत सारा शाखा नदियों की एक दूसरे से मिलती है, और एक वृक्ष के जड़ के तरह की संरचना का निर्माण करती है, जिससे, और ये संरचना वहाँ निर्मित होती है जहाँ पर प्लेन एरिया ज़्यादा हो, जहाँ पर प्लेन एरिया ज़्यादा हो। तो गंगा में आने वाली जो जितनी भी बिहार में गंगा से मिलने वाली नदियाँ हैं, वह सब नदियाँ इसी प्रकार की संरचना का निर्माण करती है। तो हम लोग देखते हैं कि जो गंगा रिवर्स है, ये मेनली रूप से चौसा के पास इंटर करती है हमारे बिहार में, और बिहार को ऑलमोस्ट ये 2 भागों में बांटती है। और इस बिहार में इससे जो सबसे पहले आकर के मिलती है जो रिवर, उस रिवर का नाम है घाघरा रिवर, घाघरा रिवर। और दूसरी नदी जो आती है उसका नाम है गंडक,
गंडक रिवर, और फिर एक तीसरी नदी आती है जिसका नाम है बूढ़ी गंडक, बूढ़ी गंडक। और फिर इधर आते हैं, बूढ़ी गंडक में ही एक ट्रिब्यूटरी है इसकी जिसका नाम है बागमती, बागमती नदी। और फिर इधर आती है कोसी, जो कि काफ़ी ज़्यादा बाढ़ लाती है पूरे के पूरे बिहार के उत्तर बिहार एरिया में। और इसके ईस्टर्न पार्ट में किशनगंज से एक नदी इंटर करती है और इसका नाम हो जाता है महानंदा, महानंदा नदी। इस प्रकार जो उत्तर बिहार में हमें नदियाँ मिलती है और नदियों का जो क्रम प्राप्त होता है कुछ ऐसा ही है। घाघरा नदी, गंडक नदी, बूढ़ी गंडक नदी, और बूढ़ी गंडक की ही ट्रिब्यूटरी है बागमती नदी, और बागमती के बाद फिर कोसी नदी, और कोसी के बाद महानंदा नदी। नो डाउट कि इसमें और भी छोटी छोटी नदियाँ, कमला, बलान वगैरह हमें देखने को मिलता है। और अगर नीचे से देखें तो नीचे से जो मुख्य नदी है जो जाती है और गंगा में मिलती है, उस नदी का नाम है सोन नदी, सोन नदी। और इसके ईस्टर्न पार्ट में एक रिवर है जिसका नाम है पुनपुन रिवर। मेजरली रूप से सोन, पुनपुन और फल्गु रिवर इस तरफ चलती है। जो छोटी छोटी नदियां हैं, फल्गु हो गया, क्यूल रिवर हो गया, अजय रिवर हो गया, जो हम लोग पूरा का पूरा जब हम पीपीटी निकालेंगे तो पीपीटी में इन सारी चीज़ों को देखेंगे। अब यहाँ पर नदियों को समझने से पहले एक बात हम आपको और यहाँ पे समझा दें कि नदियों को समझने से पहले एक वर्ड होता है जिसे कहते हैं कैचमेंट एरिया। कैचमेंट एरिया, कैचमेंट एरिया क्या होता है कि जब भी कोई नदी चलती है और नदी जिस जगह पर से वाटर लेती है, मान लिया जाए ये कोई ग्लेशियर है, मान लिया जाए ये कोई ग्लेशियर है, और इस ग्लेशियर से जो वाटर ले रही है नदियाँ, ये पूरा का पूरा एरिया को ही हम कहते हैं कैचमेंट एरिया। यानी कि कोई नदी जिस जगह से जल को ग्रहण कर रही है उस रीजन्स को, उस क्षेत्र को कैचमेंट एरिया कहते हैं। हिंदी में बोलें तो जल ग्रहण क्षेत्र बोलते हैं। और इसी प्रकार हमें पता है कि कोई भी नदी का कैचमेंट एरिया, बहुत सारी नदियाँ इसकी ट्रिब्यूटरी है तो इसका बहुत सारा कैचमेंट एरिया हो जाएगा। और जब सारे कैचमेंट एरिया को हम मिला दें, जब सारे कैचमेंट एरिया को हम मिला दें तो इसे कहा जाता है बेसिन। आपने पढ़ा होगा कि नदी बेसिन, नदी बेसिन हो गया और फिर कैचमेंट एरिया हो गया। तो इसके बाद अब हम लोग आगे पीपीटी से पढ़ेंगे इन सारी चीज़ को कि किस प्रकार से कौन सी नदी बिहार में आती है और बिहार में कहाँ पर मिलती है।